डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया कि एनवायरनमेंट को संरक्षित रखने के लिए भारत में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, समय समय पर कौन कौन से एक्ट लाए गए हैं। ये हम जानते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। विनाशकारी दोहन नीति के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन भारतीय पर्यावरण में ब्रिटिश काल से ही देखने को मिल रहा था और स्वतंत्रता के बाद हमारे भारतीय समाज ने पश्चिमी प्रभाव और इंडस्ट्रियलाइजेशन को और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण एक तरह की इस तरह की तृष्णा जाग गई कि जिसके कारण हमने बहुत सारे और विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जन्म दिया। तो हम यदि यहाँ बात करें कि स्वतंत्र भारत में पर्यावरण नीतियाँ तथा कानून कौन कौन से रहे, तो कई सारे कानून की हम यहाँ बात कर सकते हैं। ये हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जिसे 1950 में लागू किया गया था, परंतु सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों से यह नहीं जुड़ा था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर गया था और सरकार ने इसके लिए 1976 में संविधान में संशोधन करके दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48A और 51AG जोड़े और आर्टिकल 48A राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करे। इसी प्रकार से जो आर्टिकल 51AG है वो नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और सभी जो जीवधारियों के प्रति दयालु रहें। तो स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ते औद्योगिकीकरण, अर्बनाइजेशन और बढ़ती हुई पॉपुलेशन से पर्यावरण की जो क्वालिटी है उसमें निरंतर कमी आई है और हमारा जो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट है उसमें कमी में जो प्रभावी नियंत्रण और प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने समय समय पर अनेक प्रकार के जो कानून और नियम बनाए हैं। जो इनमें जो मुख्य कानून और नियम हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहला हम ले सकते हैं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974-1977। निरंतर बढ़ते जल प्रदूषण के प्रति सरकार का ध्यान 1960 के दशक में गया और वर्ष 1963 में गठित समिति ने जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की। वर्ष 1969 में केंद्रीय सरकार द्वारा एक विधेयक तैयार किया गया। यह विधेयक 30 नवंबर 1972 को संसद में पेश किया गया और दोनों सदनों से पारित होकर इस विधेयक को 23 मार्च 1976 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, जो जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974 कहलाया। तो यह अधिनियम 26 मार्च 1974 को पूरे देश में लागू माना गया। यह अधिनियम भारतीय पर्यावरण विधि के क्षेत्र में प्रथम व्यापक प्रयास था जिसमें प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या की गई। इस अधिनियम ने एक संस्थागत संरचना की स्थापना की ताकि वह जल प्रदूषण रोकने के उपाय करके स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करे। तो जल प्रदूषण को रोकने में जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1977 भी एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे राष्ट्रपति ने दिसंबर 1977 में मंजूरी प्रदान की, जहां एक और जल प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को व्यापक अधिकार देता है, वहीं जल प्रदूषण करने पर दंड का प्रावधान भी करता है। तो यह अधिनियम केंद्रीय व राज्य सरकार बोर्डों को कई तरह की शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी औद्योगिक परिसर में प्रवेश का अधिकार, किसी भी जल में छोड़े जाने वाले तरल कचरे के नमूने लेने का अधिकार, औद्योगिक इकाइयां जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनका तरल कचरा और सीवेज के जो तरीके हैं उससे बोर्ड की सहमति लेना
आदि आदि। तो इस प्रकार से बोर्ड किसी भी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उसको बंद करने के लिए कह सकता है, वह दोषी इकाई को पानी व बिजली की सप्लाई भी रोक सकता है। तो इस प्रकार जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974 और 77 जल प्रदूषण नियंत्रण के महत्वपूर्ण कानून हैं। ये न केवल विषैले, नुकसानदेह और जो पोल्यूशन फैलाने वाले कचरे को नदियों में प्रवाह करने से रोकते हैं, बल्कि प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उनको अधिकार भी देते हैं कि वे प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। प्रदूषण इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वह प्रदूषण फैलाने वालों पर मुकदमा भी चला सकता है। तो जल कर अधिनियम 1977 में यह प्रावधान भी है कि कुछ जो इंडस्ट्री हैं उनके द्वारा उपयोग किए गए जल पर कर देय होगा, कि वो टैक्स भी देंगे और इन संसाधनों का उपयोग जल प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाएगा। अब हम इसमें जो दूसरा नियम ले सकते हैं वो है वायु प्रदूषण व नियंत्रण अधिनियम 1981। तो बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पर्यावरण में निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण और इसकी रोकथाम के लिए यह अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम पारित होने के पीछे जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो स्टॉकहोम स्वीडन में मानव पर्यावरण सम्मेलन की भूमिका रही। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु समुचित कदम उठाना है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में वायु की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण का नियंत्रण सम्मिलित है। यह 29 मार्च 1981 को पारित हुआ तथा 16 मई 1981 से लागू किया गया। इस एक्ट में जो मुख्यतः मोटर गाड़ियों और अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उससे नियंत्रित करने का प्रावधान है। 1987 में इस अधिनियम में शोर प्रदूषण को भी इसमें शामिल किया गया। तो इस अधिनियम के अनुसार केंद्र व राज्य सरकारें दोनों को वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से हैं राज्य के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित करना, प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को रोकना, वायु प्रदूषकों को सैंपल इकट्ठा करना, अधिनियम में दिए गए प्रावधानों की अनुपालना कराना, इसी प्रकार से प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का अधिकार आदि। तो इस प्रकार वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण को रोकने का एक महत्वपूर्ण कानून है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को न केवल इंडस्ट्रियल यूनिट्स की निगरानी की शक्ति देता है, बल्कि प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसमें फिर हम नेक्स्ट ले सकते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण की एक व्यवस्था है तथा इन प्रजातियों के व्यापार की मनाही है। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो प्रावधान किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। संकटग्रस्त वन प्राणी की सूची बनाना तथा उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाना, संकटग्रस्त पौधों का संरक्षण करना, राष्ट्रीय चिड़ियाघरों और अभयारण्यों में मूलभूत सुविधाओं को बनाए रखना तथा प्रबंध व्यवस्था को बेहतर करना, लुप्त होती प्रजातियों को संरक्षण देना तथा उनके अवैध व्यापार को रोकना, चिड़ियाघरों और अभयारण्यों में वंश वृद्धि करना, वन जीवन के लाभों को उनकी जानकारी शिक्षा के माध्यम से देना और उनका प्रचार करना, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन करना, वन जीवन परामर्श बोर्ड का गठन, उसके कार्य तथा अधिकार सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिक व्यवहारी व प्रभावी बनाने के लिए इसमें 1986 तथा 1991 में कुछ संशोधन किए गए और वन जीवन संरक्षण अधिनियम को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वन जीवन संरक्षण
निर्देशक तथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4 उपनिदेशकों की व्यवस्था की गई है। फिर इसमें आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980। भारत सरकार ने वनों को संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश तथा वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में प्रयोग से रोकना था। इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात कोई भी वन भूमि केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना गैर वन भूमि या किसी भी वन कार्य के लिए प्रयोग में नहीं ला जा सकती है तथा न ही अनारक्षित की जा सकती है। आबादी के बढ़ने तथा मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट का काटना एक स्वाभाविक सी क्रिया है। अतः ऐसे कार्यों की योजनाएं बनाते समय तथा वनों को काटने हेतु मार्गदर्शिकाएं तैयार की गई हैं जिसमें वनों को कम से कम नुकसान पहुंचे। इन मार्गदर्शिकाओं में जिन पॉइंट की तरफ ध्यान दिया गया है उसमें मुख्य रूप से हैं वन संबंधी योजनाएं इस प्रकार की हों ताकि वन संरक्षण को बढ़ावा मिले, वनों की कटाई को जहाँ तक संभव हो रोका जाना चाहिए, पशुओं के लिए चारागाह का ध्यान रखना चाहिए और चारागाह के लिए या उसके उत्पादन के विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए और कुछ समय के लिए वनों की कटाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसमें फिर हम ले सकते हैं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून। भारत में ध्वनि नियंत्रण प्रदूषण कानून भी अलग से बनाया गया है। भारत में ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में भी शामिल किया गया है। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्ष 1987 में संशोधित करते हुए इसमें ध्वनि प्रदूषकों को भी वायु प्रदूषकों की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा जो 6 है उसी के अधीन भी पर्यावरण प्रदूषकों सहित वायु और जल प्रदूषकों की अधिकता को रोकने के लिए कानून बनाने का भी प्रावधान है। इसका प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण अधिनियम एवं नियंत्रण अधिनियम 2000 पारित किया गया। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए। अब हम इसमें जो नेक्स्ट अधिनियम की बात कर सकते हैं वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था और इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में जो व्याप्त रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास करना है। तो इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिनमें 4 अध्यायों में जिनको बांटा गया है और यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जिनको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को इम्प्लीमेंट करना, मानव प्राणियों, जीवों, पौधों को संकट से बचाना, पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य व व्यापक विधि निर्मित करना, विद्यमान कानूनों को पर्यावरण संरक्षण प्राधिकारों का गठन करना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना, मानवीय पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करना। तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, यह एक व्यापक कानून है। इसके द्वारा केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके द्वारा वह पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण व सुधार हेतु उचित कानून बना सकता है और उठा सकता है। इस कानून
की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पहली बार व्यक्तिगत रूप से नागरिकों को इस कानून का पालन न करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ केस दर्ज कराने का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर हम बात कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट 2002। भारत विश्व में जैव विविधता के स्तर पर 12वें स्थान पर आता है। अकेले भारत में लगभग 45,000 पेड़ पौधे, 81,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व की लगभग 7.1% वनस्पतियां तथा 6.5% जानवरों की प्रजातियों में से है। तो बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने 2000 में एक राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण क्रियान्वयन योजना शुरू की, जिसमें गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों तथा आम जनता को भी शामिल किया गया। इसी प्रक्रिया में सरकार ने जैव विविधता संरक्षण कानून 2002 पास किया, जो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2000 में पारित इस कानून का उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा की व्यवस्था की जाए और उसके विभिन्न अंशों का टिकाऊ उपयोग किया जाए तथा जीव विज्ञान संसाधन ज्ञान के प्रयोग या उपयोग का लाभ सभी को बराबर विभाजित किया जाए। अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता प्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान किया गया है। राज्य स्तरों पर राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थापित करने तथा स्थानीय स्तरों पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करने का प्रावधान है, ताकि इस कानून के प्रावधानों को ठीक प्रकार से लागू किया जा सके। तो जैव विविधता कानून 2002 केंद्र सरकार को कई प्रकार के दायित्व सौंपता है, जिनमें से प्रमुख हैं कि उन परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव जांचना जिनमें जैव विविधता को हानि पहुंचने की आशंका हो, जैव तकनीक से उत्पन्न प्रजातियों में जैव विविधता तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के लिए नियंत्रण तथा उपाय सुनिश्चित करना, स्थानीय लोगों की जैव विविधता संरक्षण की परंपरागत विधियों की रक्षा करना, जैव विविधता अधिनियम 2002 जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हम कह सकते हैं। और यह सरकार के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। यह सरकार को नीतिगत, संस्थागत तथा वित्तीय अधिकार प्रदान करता है। साथ ही यह सरकार को जैव विविधता की परंपरागत तकनीकों का सम्मान तथा उनका संरक्षण करने का भी दायित्व सौंपता है। अब इसमें हम जो नेक्स्ट बात कर सकते हैं वो है नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। और 21वीं सदी में जल के महत्व को स्वीकारते हुए जल संसाधनों के नियोजन, विकास और प्रबंधन के साथ ही इसके सदुपयोग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय जल नीति पारित की। इसमें जल के प्रति स्पष्ट व्यवहारिक सोच अपनाने की बात कही गई है। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं कि इसमें आज़ादी के बाद पहली बार नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र संगठन बनाने पर आम सहमति व्यक्त की गई। जल बंटवारे की प्रक्रिया में प्रथम प्राथमिकता पेयजल को दी गई, इसके बाद सिंचाई, पन बिजली आदि को स्थान दिया गया। इसमें पहली बार जल संसाधनों के विकास तथा प्रबंधन पर सरकार के साथ साथ सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई। इसमें पहली बार किसी भी जल परियोजना के निर्माण काल से लेकर परियोजना के पूरे होने के बाद भी उसके मानव जीवन पर पड़ने वाले असर का मूल्यांकन करने को कहा गया है। जल के बेहतर उपयोग व बचत के लिए जनता में जागरूकता बढ़ाने और उसके उपयोग में सुधार लाने के लिए पाठ्यक्रम, पुरस्कार आदि के माध्यम से जल संरक्षण चेतना उत्पन्न करने की भी बात कही गई है। तो मानव जीवन के लिए जल के अति महत्व को देखते हुए इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए और सभी प्रकार की आर्थिक व विकासशील गतिविधियों के लिए और इसकी बढ़ती कमी को ध्यान में रखते हुए इसका उचित प्रबंधन तथा न्याय संगत उपयोग करना एक अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय जल नीति की सफलता पूर्णतः इसमें निहित सिद्धांतों और उद्देश्यों पर राष्ट्रीय स्तर, सम्मति तथा वचनबद्धता बनाए
रखने पर निर्भर करेगी। अब इसमें हम जो नेक्स्ट ले सकते हैं वो है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने दिसंबर 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 का ड्राफ्ट जारी किया। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि समस्याओं को देखते हुए एक व्यापक पर्यावरण नीति की आवश्यकता है। साथ ही वर्तमान पर्यावरणीय नियम और कानूनों को वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में संशोधन की आवश्यकता को भी दर्शाया गया है। और इसमें जो मुख्य उद्देश्य रखे हैं वो हैं संकटग्रस्त पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण करना, पर्यावरणीय संसाधनों पर सभी के विशेषकर गरीबों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करना, संसाधनों का न्यायोचित उपयोग सुनिश्चित करना ताकि वे वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकें। आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण में पर्यावरणीय संदर्भ को ध्यान में रखना और संसाधनों के प्रबंधन में खुलेपन, उत्तरदायित्व तथा भागीदारी की पूर्ति को शामिल करना। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति विभिन्न संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न तकनीक को अपनाकर करने का प्रावधान किया गया है। इनकी प्राप्ति के लिए सरकार, स्थानीय, सामुदायिक तथा गैर सरकारी संगठनों की साझी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ड्राफ्ट नीति में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी दिए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप है प्रत्येक मानव को एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है का केंद्र बिंदु मानव है, इसी प्रकार से विकास के अधिकार की प्राप्ति पर्यावरणीय जरूरतों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, प्रदूषणकर्ता को पर्यावरण हानि की क्षतिपूर्ति के नियम का पालन करना, इसी प्रकार स्थानीय संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए शक्तिशाली बनाना आदि। अब हम जो नेक्स्ट एक्ट की बात कर सकते हैं वो है वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार नियम 2006 वन संबंधी नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो 18 दिसंबर 2006 को पास हुआ। यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिनसे औपनिवेशिक काल से ही उन्हें वंचित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य जहां एक ओर वन संरक्षण है, वहां दूसरी ओर जंगलों में रहने वाले लोगों के साथ साथ सदियों से उनके साथ हो रहे अन्याय की भरपाई करने का भी एक प्रयास है। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान किए गए हैं उसमें मुख्य रूप से यह जंगल में निवास करने या वनों पर अपनी जीविका के लिए निर्भर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। एक तो जंगलों में रहने वाले लोगों तथा जनजातियों को उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर उनको अधिकार प्रदान करना। दूसरा, उन्हें पशु चराने तथा जल संसाधनों का प्रयोग का अधिकार देना। तीसरे, विस्थापन की स्थिति में उनके पुनर्स्थापन का प्रावधान करना। और आखिर में जल प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करना। तो जंगल में रह रहे लोगों का विस्थापन केवल वन जीवन संरक्षण के उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है और यह भी स्थानीय समुदाय की सहमति के आधार पर ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 2006 स्थानीय लोगों का भूमि पर अधिकार प्रदान कर वन संरक्षण को बढ़ावा देता है और यह वन भूमि पर गैर कानूनी कब्जों को रोकता है तथा वन संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों के विस्थापन को अंतिम विकल्प भी मानता है और विस्थापन की स्थिति में लोगों के पुनर्विस्थापन का अधिकार भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इन विभिन्न एक्ट को जानने के बाद निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत संसार के उन थोड़े से देशों में से है जिनके संविधानों में पर्यावरण का विशेष उल्लेख है। भारत ने पर्यावरणीय कानूनों का व्यापक निर्माण किया है तथा हमारी नीतियां पर्यावरण संरक्षण में भारत की पहल को भी दर्शाती हैं। पर्यावरण संबंधी सभी विधेयक होने पर भी भारत में पर्यावरण की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, यह बात किसी से छिपी नहीं है।
नाले नदियाँ तथा झील इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उससे भरी हुई हैं। दिल्ली में यमुना नदी एक नाला बनकर रह गया है। इसी प्रकार से वन क्षेत्र में जो कटाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम हमें हाल ही में बिहार में आई भीषण बाढ़ के रूप में हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भारत में जिस प्रकार से पर्यावरण कानूनों को लागू किया जा रहा है उसे देखते हुए लगता है कि इन कानूनों के महत्व को वो समझा ही नहीं गया है। इस ओर और कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। इस दिशा में पर्यावरण नीति 2004 को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए प्रयासों में आम जनता की भागीदारी भी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए और करने की ज़रूरत भी है। अब इस पूरे डिस्कशन पर हम एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को यहाँ ले सकते हैं एंड डिस्कस इन डिटेल द एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम यहाँ ले सकते हैं व्हाट इज बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट, एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इस प्रकार से ये सारा हमने एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया के बारे में जाना।